Okay students, hello, how are you doing? पार्ट 1 लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। उसकी सिनॉप्सिस, उसका एक रिव्यू मैंने यहां रख दिया है, जिसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम एंड इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कहते हैं ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो वो एब्सोल्यूट है। वाटर का जब कहेंगे कि म्यू ऑफ ग्लास इज 1.5 तो वो एब्सोल्यूट है। म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4/3 वो भी एब्सोल्यूट है। म्यू ऑफ डायमंड इज 2.41 वो भी एब्सोल्यूट है। म्यू ऑफ केरोसिन इज 1.46 ये भी एब्सोल्यूट है। और म्यू ऑफ एयर इज 1। दिस इज इक्वल टू ऑल्सो साइन आई बाई साइन आर। अब एक इंटरेस्टिंग हम लोग चीज पढ़ते हैं, वो ये है कि व्हाट हैपेंस इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ओब्लिकली। ऑब्लिकली का रीजन ये है कि अगर वर्टिकल आती है, नॉर्मली आती है, तो विदाउट रिफ्लेक्शन, विदाउट चेंज इन पाथ सीधी चली जाती है, तो ये ऑब्लिकली आ रही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक स्लैब है, शीशे का टुकड़ा है मान लीजिए, और यूनिफॉर्म थिकनेस है। तो सबसे पहले ये इंसिडेंट रे है हमारी, ये कहां पे टकरा रही है, यहां पे टकरा रही। तो इसको हम कहेंगे एंड ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, ये नॉर्मल ड्रॉ किया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ये नो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नहीं है, यही गलती करते हैं आप लोग। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ये। अब ये एयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है, और ये एयर है। एयर का म्यू एयर इज इक्वल टू 1 और म्यू ग्लास इज इक्वल टू 1.5। तो म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, म्यू 2 बाई म्यू 1। ये 2 है, ये 1 है। 1.5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा ऑप्टिकली डेंस है, तो जब भी ऑप्टिकली डेंस में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। तो ये रे एक्चुअली तो ऐसे चली जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती। इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड करती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये बेंड की, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब यहां पे निकलेगी, यहां पे क्या हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। यस, सरफेस ये है, ये है, तो यहां पे भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और सॉरी ये नॉर्मल बन गया। अब इसमें क्या हुआ, इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, इसके लिए ये इंसिडेंट रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका ये हुआ, वो बराबर आर है। और ये डेंसर है और ये ऑप्टिकली रेयर है, तो रे कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो रे ऐसे जाएगी। अब आप ये देखिए, अगर ये आई था तो ये आर है। ये एंगल क्यों इसके बराबर है, ये दोनों पैरेलल है, 90 डिग्री से, ये ट्रांसवर्स है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर है। ये आई है, ये आर है, ये आर है, तो ये क्या होगा, आई। अगर रे को हम यहां से वापस कर दें रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में, तो क्या होगा, आर पर जाएगी, आई से निकलेगी, इसीलिए ये आर से आई निकलेगी। तो ये रे और ये रे पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। तो ये एमर्जेंट रे होती है, और इसको आप एंगल ऑफ एमर्जेंस भी कह सकते हैं। ये एमर्जेंट रे है, ये रिफ्रैक्टिव रे है, ये इंसिडेंट रे है। और क्या, पहले तो रे ऐसे जा रही थी, अब ये जो पैरेलल रेज जो हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। रे ऐसे जाने को जाएगा,
तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम LD कर दें, ये थिकनेस मान लीजिए स्लैब की, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस विद थिकनेस, थिकनेस जैसे इंक्रीज होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। सॉरी, इसको उल्टा लिखते हैं, जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज करेगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज करेगा। थिकनेस बढ़ेगी और डिफरेंस हो जाएगा। फिगर बनाना सीख लीजिए। दूसरी चीज, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। म्यू अगर बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये वॉयलेट लाइट होती और एक ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट के लिए, या एक रेड लाइट है और एक वॉयलेट लाइट है, आपको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन है? वेवलेंथ में। जैसे जैसे वेवलेंथ घटेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है, इसलिए इसका म्यू जो है सबसे ज्यादा है, तो वॉयलेट रे पे म्यू सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो ये म्यू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन और हैं, मैंने पहले भी बताया था म्यू किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। अगर ये फ्लिंट ग्लास हो जाए, फ्लिंट ग्लास मतलब उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो क्या होगा? वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये म्यू किसके ऊपर? म्यू ये सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम विद फर्स्ट मीडियम। अगर इसको पूरे को पानी में डाल दिया जाए तो ये वाटर हो जाएगा। तो म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, आपको मालूम है म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 8। तो ये म्यू कम हो गया अगर वाटर में है। इसमें क्या था? इसमें म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हमारा 3/2 था। अब ये 9/8 हो गया, तो जब 9/8 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। म्यू किस किस पे डिपेंड करता है? लैम्डा पे डिपेंड करता है। तो अगर लैम्डा घटेगा तो रे आ रही जिसका लैम्डा कम है, वॉयलेट रे में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, रेड में डिस्प्लेसमेंट कम होगा। और टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो म्यू कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो हम ये कह देते हैं कि अगर लैम्डा बढ़ेगा या घटेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। ये आप नोट कर लीजिए। और हम लोग ने अभी पढ़ा है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करके वी विल बी स्ट्रांग, सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आर यू रेडी बॉयज? ओके, क्वेश्चन है, हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल? ओके, so mu of a material is equal to velocity in air divided by velocity in material. ये आंसर हो गया। कहां से? सेकंड, ये एब्सोल्यूट है, क्योंकि एयर अगर यहां पे है तो इसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। ये इसका हमारा एब्सोल्यूट है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, wavelength of light in air and wavelength of light in that material. Frequency same है, तो wavelength in air by wavelength in air
बाय वेवलेंथ इन मटेरियल। तो जब भी किसी डेंस मटेरियल में जाएगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। साइन आई कहां है? मटेरियल वन, मतलब एयर से लाइट आ रही है और किस में जा रही है? मटेरियल में जा रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल। Refractive index of a material is the ratio of velocity in air, velocity of what? Of light in air divided by velocity of light in that material. Can it be less than 1? ये क्वेश्चन से। अब ये तो कांस्टेंट है, 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Velocity of a material, जो भी डेंसर मटेरियल होगा, एयर से रेयर मीडियम कोई नहीं है, velocity in material will have to be less than velocity है। तो ये जो है, this is less than 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So mu of a material cannot be less than 1 because velocity in any material has to be less than velocity in air. हिंदी में समझ लीजिए कि किसी भी मटेरियल में लाइट की वेलोसिटी एयर की वेलोसिटी से कम होगी, इसलिए म्यू जो कि वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मटेरियल है, वो उससे कम होगा। ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बॉय ए है और एक बॉय बी है। बॉय ए एक्सपेरिमेंट कर रहा है टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ग्लास। वो कौन सी लाइट यूज करता है? वो ब्लू लाइट यूज करता है। उसके बाद ब्लू लाइट है चेक करने के लिए, और बी के पास रेड लाइट है। अब आपको ये एक ग्लास का निकालता है, म्यू जो निकालता है वो निकालता है म्यू ए, और ये क्या निकालता है? म्यू बी। एक्सपेरिमेंट में निकालता है। ग्लास सेम है, केवल लाइट का फर्क है। दोनों बच्चे होशियार हैं, पूरा सेटअप सेम है, दोनों सेम तरीके से कर रहे हैं जो टीचर ने बताया है। तो दोनों का म्यू सेम आएगा या नहीं आएगा? पहला रिस्पॉन्स होता है जब सब सेम है तो म्यू सेम होगा, बट म्यू सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमें मालूम है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस जब आप इधर से इधर बढ़ते हैं तो लैम्डा बढ़ता है, वेवलेंथ ऑफ कलर बढ़ती है। रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है या ग्रेटर है, रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ ब्लू। और हमें मालूम है जब लैम्डा बढ़ता है तो म्यू कम होता है। तो क्या होगा? म्यू बी जो है विल बी लेस देन म्यू ए। ये क्वेश्चन ये चेक करने का था कि वेवलेंथ का इफेक्ट क्या होता है, ये आपको समझना होगा। इज दिस क्लियर? ओके, third, what is the relation between refractive index of water with respect to air? Mu water with respect to air, इसके और इसके बीच में mu of air with respect to water के बीच में क्या रिलेशन है? मैंने बताया था आपको μ21 is equal to 1 upon μ12। ये
मास्टर इक्वेशंस में है। तो इसका रिलेशन बहुत सिंपल हुआ, म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। 2 यहां आ गया, 2 यहां 1 हो गया, 1 यहां 2 हो गया, रिवर्स हो गया। If refractive index of water with respect to air is 5/3, इन्होंने कहा कि this is equal to 5/3, तो ये क्या होगा? हमें मालूम है W mu A is equal to 1 upon mu W A, reverse reciprocal. So equal to 1 upon 5/3 is equal to 3 upon 5 is equal to 0.6. ये कम क्यों हो गया? जब हमने कहा था वो केवल एब्सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू एयर बोला था, यहां पे मटेरियल्स चेंज हो रहे हैं, एयर नहीं। म्यू ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया जाता है आपको, वो कैन नॉट बी लेस देन 1। तो वी हैव डन 3 क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और यू शुड बी रेडी फॉर देम। बहुत न्यूमेरिकल है अब कि वेलोसिटी इन डायमंड 125,000 किलोमीटर पर सेकेंड, या आप लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10⁵ मीटर पर किलोमीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी इन एयर की उसकी दे रखी है लाइट की 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछा म्यू डायमंड क्या है, तो म्यू डायमंड हो गया म्यू डी विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये क्या होगा? वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन डायमंड। ये क्या होगा? वेलोसिटी इन एयर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10⁵। नो, ये किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 8 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो आएगा 3 डिवाइडेड बाय 1.25, ये आएगा 2.4। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर वेलोसिटी दे रखी हैं तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और एक वेलोसिटी दे रखी है तो दूसरी वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी पार्ट का, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। झोली में नंबर टकेंगे जब आप लाइट को अच्छी तरह से पढ़ें। सेकंड क्वेश्चन, एक चीज और आपको याद करनी, μ21 इज इक्वल टू λ1 बाय λ2, वेवलेंथ इन मटेरियल 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मटेरियल 2। क्वेश्चन ये है, एयर से आ रही है, ग्लास में जा रही है, तो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रिफ्रैक्शन एंगल होगा, ये इंसिडेंट एंगल होगा। ये जो रे आ रही है इसकी लैम्डा है 540 नैनोमीटर्स। लैम्डा ग्लास की निकालना है, कितना है, और म्यू दे रखा है इक्वल टू 3/2। म्यू क्या है? ग्लास का, विच इज G/A। तो इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, दिस इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन ग्लास। तो लैम्डा ग्लास क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे, और तो ये होगा लैम्डा ग्लास इज इक्वल टू लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय 3/2 इज इक्वल टू 540 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 360 नैनोमीटर। आंसर में नैनोमीटर देना जरूरी है। इससे यह क्लियर हो गया कि ऑप्टिकली डेंस मटेरियल में वेलोसिटी तो कम होगी, वेवलेंथ भी कम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, देयर विल बी नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन कभी कभी एक और आ जाते हैं कि व्हाट हैपेंस जब एक रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है एयर,
रेयर टू डेंसर जा रही है। तो वेलोसिटी में क्या फर्क होगा? वेलोसिटी कम हो जाएगी, लैम्डा कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी मतलब ताकत या दिखने की रोशनी कितनी कम होगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि पार्शियल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। पार्शियल रिफ्लेक्शन की वजह से रोशनी कम हो जाएगी। बोर्ड का एक और क्वेश्चन है जिसमें पूछा है लैम्डा टेम्परेचर ऑप्टिकल डेंसिटी का म्यू पे क्या था। तो अगर लैम्डा इंक्रीज करेगी तो आपको मालूम है लैम्डा और म्यू में अपोजिट रिलेशन है, म्यू डिक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीजेस, म्यू डिक्रीजेस। ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस, म्यू इंक्रीजेस। म्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा। वेरी गुड। क्वेश्चन का एक और पार्ट है, अगर ये रे ऐसे आ रही है, ये इंसिडेंट है, ऑब्लिक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू 0, तो किस कंडीशन में ये अनडेविएटेड विदाउट डिफ्लेक्शन जाएगी? मतलब दिस और एंगल रिफ्रैक्शन आई बराबर आर होगा। अगर ये नॉर्मल होता तो दूसरी चीज थी, लेकिन ये ऑब्लिक आ रही है, तो ऑब्लिक में तभी ऐसा होगा जब μ1 और μ2 दोनों सेम होंगे। तो ये इसका आंसर ये है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम एंड द सेकेंड मीडियम आर सेम। इजी क्वेश्चंस हैं, आंसर बहुत इजी हैं और मार्क्स आराम से आते हैं। तो बी रेडी। दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 2 विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 1। क्या होगा? μ1 is equal to sine of angle of incidence in the first medium by sine of r। गलती क्या होती है? साइन आई क्या होगा? 30 डिग्रीज होगा? नहीं, नॉर्मल इसके बीच में होता तो ये 60 डिग्रीज होगा। क्या होगा? 60 डिग्रीज होगा, और ये 45। तो दिस इज इक्वल टू साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 45। साइन 60 क्या है? √3/, और साइन 45 क्या है? तो क्या हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू 1.732 डिवाइडेड बाय 1.41। यहां पे भी आंसर आप छोड़ देंगे तो ठीक है। साइन 45 आपको मालूम होना चाहिए, 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्रीज है √3/2। तो ये सिंपल है। क्वेश्चन एक और पार्ट है, क्या इसको आप ज्योमेट्रिकली भी निकाल सकते हैं? यस, क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, ज्योमेट्रिकली ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लिया। कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने ये ऐसे बना लिया। इस पॉइंट पे 30 डिग्री पे लाइन खींची, इस पॉइंट पे ऐसे एक परपेंडिकुलर खींचा, 45 पे खींच दिया, यहां से या इधर से 45 लेके, ये भी 45 है। अब आपने बना लिया। अब क्या कीजिए, इसको सेंटर लेते हुए आप एक सर्किल खींच दीजिए। अब सर्कल जो होगा आपका, तो मतलब ये दोनों बराबर हो गए। साइन क्या होता है? इससे इस पॉइंट को जोड़ दीजिए, इससे इस पॉइंट को जोड़ दीजिए, तो साइन क्या होगा? दिस अपॉन दिस। इस केस में क्या है? दिस अपॉन दिस।
तो इसमें जो आपका म्यू आएगा ओ ए बी ए हैश बी हैश, तो जो आपका म्यू आएगा, म्यू विल बी इक्वल टू ए हैश डिवाइडेड बाई बी हैश। दिस अपॉन दिस, देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ 60 is equal to a hash divided by OA divided by B hash OB. This is equal to a hash into OB by OA into B hash. ये और ये सेम है, क्यों? रेडियस सेम है, तो ये आ गया। दिस इज मैथमेटिकली तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप डायग्राम में भी बना सकते हैं तो देन ऑल्सो यू गेट गुड मार्क्स। यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द एंगल्स पार्ट। अभी नहीं कह सकते कि आपने एंगल ऐसे अप्रॉक्सीमेट बना दिया और आंसर गलत आ गया, क्योंकि गार्बेज इन तो गार्बेज आउट। गलत चीज बनाओगे तो गलत आंसर आएगा। इन योर एग्जाम्स बी प्रॉपर, बी अटेंटिव, be particular, be clean। क्वेश्चन है, ऐसी एक लाइट आ रही है लिक्विड में, और लिक्विड में नीचे एक शीशा ग्लास रखा है, ऐसे बिल्कुल बॉटम पे शीशा रखा। इंसिडेंट एंगल 45 है, रिफ्रैक्टिव एंगल 30 डिग्री। तो हमने इसे लिख दिया यहां पे 45 और ये हो गया 30 डिग्री। क्वेश्चन है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। म्यू लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है? साइन ऑफ इंसिडेंस 45 बाई साइन ऑफ 30। साइन 45 क्या है? 1 बाई √2, और साइन 30 क्या है? 1 अपॉन। दिस बिकम्स 2 divided by √2, that is equal to √2 into √2 divided by √2 is equal to √2. The sign of the liquid is equal to √2. Second part of the question है कि अगर मान लो यहां पे रे स्ट्राइक करती है, तो यहां पे नॉर्मल क्या हुआ? ये नॉर्मल हो गया। तो फिर इसके बाद की रेट बनाइए, ये और ये पैरेलल हुए, दोनों नॉर्मल हैं, तो ये 30 है, तो ये क्या होगा? 30 हुआ। तो ये जब 30 हुआ तो यहां पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे ऐसे जाएगी, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ये 30 हुआ तो यहां पे नॉर्मल जब हमने खींचा तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 30 होगा। क्यों? ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहती है कि द लाइट इज रिवर्स, इट फॉलो द सेम पाथ। तो अगर लाइट यहां से 30 डिग्री पे रिवर्स की जाए तो 45 पे जाएगी। तो यहां पे कितने पे? 30 पे रिवर्स हो रही है, तो बाहर कितने पे निकलेगी? 45 पे। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट याद रखिएगा, 30 डिग्री पे है, रिफ्रैक्शन के बाद आ रही है, तो अगर इंसिडेंट 30 डिग्री पे हो गया, यहां से ऐसे जाएगी तो ऐसे जाएगी। मतलब 30 अगर इंसिडेंस होगा तो दूसरी साइड रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 होगा, तो 30 से 45। सेकेंड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट, कि अगर ये ग्लास मिरर ऐसे नॉर्मली रख दिया जाए तब क्या होगा? जब नॉर्मली रखा जाएगा तो क्या होगा? रे ऐसे आ रही है, इस पर स्ट्राइक करेगी, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? नॉर्मल क्या है? यही नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा। मतलब रे वापस ऐसे ही चली जाएगी और ऐसे निकल जाएगी। तो द रे विल फॉलो इट्स पाथ फ्रॉम वेयर इट हैज कम। क्या प्रिंसिपल यूज हुआ? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट।
फर्स्ट पार्ट में हमने म्यू निकाला, सेकेंड पार्ट में हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखा 30 था, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिक्विड और एयर के सरफेस पे 30 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना निकला 45। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया। ओके, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रे डायग्राम। अगर कोई स्लैब है तो रे डायग्राम बनाना है, तो इसमें हमें रे डायग्राम बनाना है। रे आ रही है एयर से, ग्लास है, एयर है, इंसिडेंट रे आई रिफ्रैक्ट हो गई आर, ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, ये हुए एमर्जेंट एंगल ई, एमर्जेंट रे ई, lateral dispersion displacement LD, एंगल I ये हो गया, एंगल R ये हो गया, और एंगल E जो एंगल ऑफ एमर्जेंस है वो ये हो गया। ठीक, मार्क एंगल इंसिडेंट, एंगल रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ एमर्जेंस। मार्क लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपने मार्क कर दिया। किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? अच्छा, रिलेशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस। एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, इज emergent ray is parallel to incident ray, parallel to incident ray, emergent ray is parallel to incident ray, angle of incidence is equal to angle of emergence। दूसरी चीज, sin I by sin R is equal to mu, sin I by sin R is equal to mu। क्लियर? ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन चीजों पे? थिकनेस पे डिपेंड करेगा, म्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, ये मैंने बताया। तो एक फॉर्मूला है, आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, T इंटू साइन I माइनस R डिवाइडेड बाय कॉस। ये आपका एक फॉर्मूला है, उसको मैं आपको अभी करके दिखा देता हूं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू साइन I माइनस R बाय कॉस R। ये R है, ये T है। इसके बाद यू शुड बी रेडी टू मूव ओवर टू द थर्ड लेक्चर, जिसमें हम प्रिज्म के ऊपर करेंगे और अपेरेंट और रियल डेप्थ पढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट। आई विल ट्राई टू गिव यू, सेंड यू the PDF file of all the questions, उनको आप देखिए, and all the very best. You have to win. You are born a winner. You are great mind. You have to succeed because you are born to succeed. All the very best.